हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव धवन और स्टूडेंट्स आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का अपना पार्ट। सो गाइस, मैं एक बात आपको कोर्स शुरू करने से पहले ही प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि अब आपको इंग्लिश आएगी और 100% आएगी। बिकॉज जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ वो तरीका ऐसा है कि मैं आपको जो बेसिक्स हैं इंग्लिश के वो सबसे पहले क्लियर करवाऊंगा और जितने भी टॉपिक होंगे हम उनको ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश वीक है उसे बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। यानी हम हर टॉपिक को ज़ीरो लेवल से ही शुरू करेंगे लेकिन उसको लेके जाएंगे एडवांस लेवल तक जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइज, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं ताकि आपको एक और हौसला हो कि हाँ, अब जो हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं जिस तरह से पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली वो हमें आएगी और हमें फायदा होगा। वैसे तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो हम टॉपिक लेंगे वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और उसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डील करेंगे। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। गौरव धवन मेरा नाम है, 12 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए और एक इंग्लिश ट्रेनर होने के साथ साथ मैं एक माइंड प्रोग्रामर भी हूं। यानी मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से बताया जाए ताकि वो बच्चे के दिमाग में बहुत आसानी से आ जाए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक तरीका होता है। सो वो तरीका बेस्ट कौन सा है ये हमें पता है। सो गाइज, इस कोर्स को जो हमने डिज़ाइन किया है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम जानते हैं कि आपका सिंगल मिनट, एवरी सिंगल मिनट ऑफ योर्स इज प्रेशियस, बहुत कीमती है। आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आपका लगाया एक एक मिनट सही डायरेक्शन में जाए, आपको रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाया जाए, कुछ ऐसा ना पढ़ाया जाए जो आपके काम का नहीं है। तो एक चीज बहुत क्लियर है इससे कि इंग्लिश एक आम स्टूडेंट की वीकनेस है। सो जो चीज एक आम स्टूडेंट की वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल जाएंगे। सो गाइज, अगर हम बात करें कि ग्रामर में मतलब इंग्लिश के अंदर आपका जो एग्जाम है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें ग्रामर, वोकैब, आरसी सब कुछ आता है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आता है। सो गाइस, अगर हम बात करें कि इंग्लिश में क्या क्या आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आता है और यही वो चीज़ें हैं जो इंग्लिश के पिलर्स हैं और यही वो चीज़ें हैं जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। सो गाइज, हम सब कुछ कराने वाले हैं, ग्रामर भी, वोकैब भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, सब कुछ करवाने वाले हैं। सो अगर आज का जो पैटर्न आ रहा है, जिस तरह का एग्जामिनेशन का लेवल आजकल आ रहा है, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इन तीन पॉइंट्स अपने माइंड में हमेशा रखने पड़ेंगे, हमेशा। और सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप तभी निकाल सकते हो अगर आप सेंटेंस के अंदर जो रियल सेंस निकल रही है, जो मीनिंग निकल रहा है, अगर आप वो पहचान सकते हो। अगर आप सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है, अगर आप उसका सेंस नहीं निकाल सकते तो कभी भी हम इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और उस सेंस को सही तरीके से निकालने के लिए हमें ये सब आना चाहिए। अब आपको इंग्लिश अगर आती है तो उसके साथ साथ रीजनिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं कि जिसको इंग्लिश आती है अगर वो थोड़ा सा लॉजिक लगाता है, दिमाग लगाता है, तो ही रूल अप्लाई कर पाता है। यानी रीजनिंग भी आनी चाहिए आपको। यू मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेटली ग्रामर जो है वो आपको बिल्कुल जड़ से मजबूत होना चाहिए, आपका हर कॉन्सेप्ट। उसके साथ रीजनिंग लगाओगे तो अब आंसर निकलेंगे। अब इजी नहीं है कट ऑफ क्लियर करना, लेकिन ये आम बच्चों के लिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम तो सब कुछ सिखाएंगे आपको। सो यू डोंट नीड टू वरी, अपनी तो इंग्लिश क्लियर होगी, जरूर होगी। फिर तीसरी चीज है, वी नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल जड़ से इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली हमें फिर बेसिक्स इंप्रूव करने हैं, जो हम आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, अब एक थोड़ा सा आपका एक टेस्ट समझ लीजिए कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको आप चेक करके देख लेते हैं अपने। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अब साथ साथ में आप वीडियो को पॉज कर करके इनके आंसर भी देना, ठीक है ना। इमेजिन करना कि सब ऑफलाइन ही चल रहा है ये। तो इमेजिन करो कि मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिए, ए पॉइंट में भी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, बी में भी और सी में भी।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा टेंस इससे आपको लगता है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये कौन से टेंस में यूज होते हैं, मतलब अगर ये वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में दिख जाएं तो हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की? तो आप अपने आंसर अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ए के आगे आपको जो लिखना लिख दीजिए, बी के आगे भी जो लिखना लिख दीजिए, और सी के आगे भी आपको जो टेंस लगता है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये कौन से टेंस, तब टेंस कौन सा होगा अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिख जाएं। सो गाइज आई होप आपने लिख लिया होगा कॉपी पे, तो चेक करते हैं। चलिए, सो डेफिनेटली आप लोगों ने ये जो वर्ड है लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट या येस्टरडे, जैसे ही आपने ये सेंटेंस वर्ड्स देखे होंगे आपको लगा होगा कि ये बातें तो पास्ट में होती हैं। तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही लिखा होगा कि ये वाले जो वर्ड्स है वो पास्ट में ही यूज होते हैं। सो गाइज, ये वर्ड्स पास्ट में तो यूज होते ही हैं, क्या ये वर्ड्स प्रेजेंट में यूज नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, he has been working since last night, यानी वो कल रात से काम कर रहा है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी आपको लास्ट नाइट दिख रहा है सेंटेंस में, पर फिर भी ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट में है। हाँ, he came last night, अगर मैं ऐसा कह दूं कि he came last night तो डेफिनेटली वो पास्ट का ही है। पर मैं एक भ्रम दूर करना चाह रहा हूं, जैसा कि भ्रम अगर मैं कहूं कि आम बच्चों को होता है कि जैसे ही वो लास्ट नाइट इस तरह का शब्द देखते हैं उनको लगता है कि ये चीज तो पास्ट में होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है गाइस। तो यहीं पे बात आती है फाउंडेशन की, कि आपकी इंग्लिश की नींव कितनी मजबूत है। चलते हैं आगे। टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जैसे ही आप ये वाले वर्ड्स देखते हो आपको लगता है कि भैया बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है ना, फ्यूचर की बात हो रही है। पर ऐसा नहीं है, फ्यूचर की भी बात होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार फ्यूचर की बात हो, ये चीज प्रेजेंट में भी कही जा सकती है। देखिए जी, वी आर गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट मंथ, हम जर्मनी जा रहे हैं कब? अगले महीने। तो ये सेंटेंस कौन सा? ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और चलिए आगे। इन द सेम वे अगर बात की जाए ऑन संडे, ऑन दिवाली, इन मार्च, एट 9 PM, ये सारी चीजें फॉल्स हिंट्स। फॉल्स हिंट्स का मतलब क्या होता है? एक झूठे हिंट देते हैं कि ये बातें किसकी हैं, प्रेजेंट टेंस की, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये जो चीज है ना, ये आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे। देखिए, अब ये जो प्ले है ये यहाँ पे क्या है? ये V1 है। V1 का मतलब क्या होता है? V1 का मतलब होता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। आई प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, अब प्लेड क्या है? प्लेड V2 है, और V2 का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। आई विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे, अब ये मोडाल है, मोडाल के साथ जब V1 लगा होता है तो इसका मतलब अभी स्पेशली जब विल की हम बात कर रहे हैं, मोडाल की तो नहीं, चलो विल शेल की अगर अपने बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात किसकी है? फ्यूचर की है कि नहीं है? तो अब आप कोई अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देख के, यानी संडे को देख के, अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। यानी अब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी इंग्लिश अगर आपको आती है लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको भी क्या एक जलवा दिखा रहा हूं कि एग्जामिनर कैसे आपके माइंड से खेलता है, और इसी वजह से हमें चीजें बिल्कुल जीरो से शुरू करनी पड़ेंगी, जो आज हम करेंगे भी। थोड़ा सा और जलवा देखिए अभी। देखिए जी, अभी एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लैंक में, इस खाली जगह पे, इन तीनों में से कौन कौन से ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार रोक के अपने ऑप्शन भरिए। कॉपी पेन जरूर साथ रख लीजिए,
और अब कोशिश कीजिए यहां पे अपने आंसर फिल करने की, ठीक है। तो अभी मैं पहले क्वेश्चंस पे ही चलता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में फर्क है। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे ओल्ड एज लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे यूथ लिखा हुआ है, भर लीजिए आप। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो चाइल्डहुड लिखा हुआ है। तो 3 क्वेश्चन है और इन तीनों में आप अपने आंसर जो है वो रेडी कर लीजिए। तो वीडियो पॉज करके आंसर रेडी कर लीजिए और अब मैं आंसर बताना शुरू करता हूं। चलिए अब अपने एक एक करके आंसर इसके बताना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, आई जो है डेफिनेटली इतना सबको पता होगा कि आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। और कभी भी ये बेसिक रूल होता है कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद V3 नहीं आ सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए, V3। तो यहां पे गॉन क्या चीज है, V3। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन हमारा कभी नहीं आ सकता। अब वो बात किसकी कर रहा है, बुढ़ापे की। आई डैश टू सिंगापुर इन ओल्ड एज, यानी मैं सिंगापुर जाऊंगा या मैं गया था। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, विल गो का मतलब जाऊंगा और वेंट का मतलब मैं गया था। अब देखिए डेफिनेटली एक आदमी जो बच्चा है, यानी अगर कोई बच्चा या कोई जवान आदमी ऐसा कहता है कि मैं बुढ़ापे में सिंगापुर जाऊंगा, तो ऐसा कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या अब ये ऐसा कौन कहेगा कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा, तो वो अब कौन सी स्टेज पे है, कोई सुपर बुढ़ापा तो होता नहीं है, ठीक है ना, ये महा बुढ़ापा हो कोई, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सो गाइस डेफिनेटली ये ऑप्शन जो है अब वो नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं कहूं एक नॉर्मल बच्चा सोच सकता है कि हाँ आई के साथ वेंट तो लग सकता है, वेंट टू सिंगापुर। अब आई वेंट टू सिंगापुर नहीं देखना आपने, ये भी देखना है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओल्ड एज। ये है करंट लेवल का एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसके अंदर इंग्लिश तो आनी ही चाहिए लेकिन दिमाग भी चलना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक अप्लाई करना आपको आना चाहिए। सो आई होप अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस थे उसको आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सको। सो गाइज देखो कि क्या अब दिमाग आपका चलता है क्या। फिर से वीडियो पॉज करके जरा अब इनका आंसर खुद देने की कोशिश करो एक बार दोबारा से। अगर आपने पुराने दिए थे तो चेंज कर लो, ठीक है। अब मैं बताने शुरू कर रहा हूं इनके आंसर। अब यूथ का मतलब होता है जवानी, ठीक है, यूथ का मतलब जवानी। सो अगर अब कोई इंसान ऐसा कह रहा है कि मैं जवानी में सिंगापुर गया था, तो कह सकता है। अगर कोई बूढ़ा इंसान है वो कह सकता है कि मैं जवानी में सिंगापुर गया था। अब ये ऑप्शन राइट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। अगर कोई बच्चा है वो ऐसा कह रहा है कि मैं सिंगापुर जवानी में जाऊंगा, तो वो भी कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है मैं जाऊंगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट के साथ कभी V3 नहीं आ सकती। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की, यानी अब एक बच्चा है, मतलब अब बच्चा है या बड़ा है वो आपको देखना है खुद ही। आई डैश टू सिंगापुर इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में सिंगापुर जाऊंगा। अब ऐसा एक बच्चा तो बोल नहीं सकता, वो तो बचपन में है। तो इसका मतलब ये बात तो जच नहीं रही कि मैं बचपन में सिंगापुर जाऊंगा। इसका मतलब विल गो तो नहीं हो सकता, मैं बचपन में सिंगापुर जाऊंगा, एक बच्चा भी ऐसा नहीं बोल सकता। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। गॉन हमारा पहले ही खत्म हो गया क्योंकि ये V3 है। तो एक जवान इंसान या एक बूढ़ा तो ऐसा बोल सकता है ना कि मैं बचपन में गया था। सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, यही। तो गाइज यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या चीज लग सकती है, सिचुएशन देखनी है कि क्या यहां लगनी चाहिए, क्या चीज यहां लगेगी, ठीक है ना। तो ये नहीं देखना कि हाँ आई के साथ तो वेंट लग ही सकता है, आई के साथ तो विल गो लग ही सकता है, ऐसा नहीं है। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि किस लेवल की ट्रेनिंग अब हमें चाहिए अगर इंग्लिश क्लियर करनी है, और किस तरह के बेसिक्स हमारे होने चाहिए, तभी हम
आज का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है हम उसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे और तभी मेंस में पहुंच पाएंगे। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, वो शुरू करते हैं। अब उसको भी शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि ये जो यहाँ पे अभी आपको ये डिफरेंट कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर ये जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटेंस में क्या बन के आए हैं? ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीजें होती है वैसे तो, ठीक है ना। आपने देखा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, आर्टिकल, वर्ब, ठीक है ना। इंटरजेक्शन वगैरह पे अपने जान ही रहे अभी। तो कहने का मतलब ये भी चीजें तो बहुत सारी होती है, लेकिन अगर अभी मैं आपसे ये पूछूं कि नाउन में से, एडजेक्टिव में से, एडवर्ब में से और वर्ब में से, इन चार में से अभी ये चीजें क्या है, तो अभी भी फिर से आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए ये देखने की कि ये जो जैसे वर्ड एक्सीडेंट है, ये सेंटेंस में क्या है। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो ऐसे ही ये जो सारे के सारे जो वर्ड्स, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आप एक बार अपनी कॉपी में इनको लिखो और कोशिश करो, देखो कि ये क्या हो सकता है। फिर मैं आंसर देता हूँ तो टैली भी हो जाएगा। सो मैं आंसर दे रहा हूँ। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इस सेंटेंस के अंदर नाउन है। मेजर, हालांकि मैंने पूछा नहीं था, मैं बता रहा हूं। मेजर यहां पे इस एक्सीडेंट की विशेषता बता रहा है कि एक्सीडेंट कैसा था। कहते हैं ना मामूली सा है, माइनर है, या मेजर है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, और जो चीज नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। अभी हम बताएंगे ढंग से सब कुछ, नाउन प्रोनाउन, मतलब नाउन, एडजेक्टिव। अभी टेंशन मतलब ही बताया तो है नहीं सर, पहले ही आप पूछ रहे हो, तो अभी बताएंगे, सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं। The law discriminates between accidental and intentional killing. अब killing का मतलब होता है मारना किसी को, ठीक है ना, किसी का मर्डर वगैरह करना। तो वो मर्डर कैसा है? इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के, एक्सीडेंटल का मतलब होता है बाई चांस। तो क्योंकि इस किलिंग की विशेषता बता रहे हैं ये दो शब्द, इंटेंशनल भी किलिंग की विशेषता बता रहा है और एक्सीडेंटल भी इस किलिंग की विशेषता बता रहा है। किलिंग यहाँ पे तो नाउन है, और क्योंकि ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, एक्सीडेंटल यहाँ पे कैसा शब्द है? एडजेक्टिव है। A waiter accidentally drops a stack of dishes and thereby creates a mess. यानी एक वेटर से मतलब जो है वो गलती से गिर जाता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा जो उसके पास ट्रे होती है, और मेस क्रिएट हो जाता है। तो एक्सीडेंटली का मतलब गलती से, मतलब बाई चांस, जिसको अपने बोलते हैं एकदम से, अचानक से। और अचानक से भी कह सकते हैं इसको, न चाहते हुए कह दो, गलती से कह दो, मतलब एक्सीडेंटली। तो ये जो चीजें हैं, अब इस समय ये चीज क्या है? ये एडवर्ब है। सो अब ये जो मैंने ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब इस ये अलग सेंटेंस था, देयर मीटिंग वाज क्वाइट एक्सीडेंटल, यानी उनकी मीटिंग मतलब एक्सीडेंटल थी, तो ये भी एडजेक्टिव है, यानी मीटिंग की विशेषता बताई जा रही है, मीटिंग कैसी थी। सो गाइस, ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गेस कर पाए, बड़े इजीली आप गेस कर पाए कि एक्सीडेंट नाउन था, या एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है, या एक्सीडेंटली एडवर्ब है, तो इट मींस आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा है। और अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो गड़बड़ है। एक आधा एक्सरसाइज छोटी सी और करते हैं हमने। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पे क्लियर कट बता दिया आपको। एक्सीडेंटली यानी बिना किसी प्लानिंग के जो काम अपने आप हो जाए। चलिए, ये बहुत कॉमन वर्ड है, केयरफुली, केयर, केयरलेस। तो कोशिश करो वीडियो रोक के कि आप इसमें गेस कर पाओ कि इसमें ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है?
ठीक है, करिए करिए, कोशिश करिए। चलिए मैं दे रहा हूं आंसर अब। देखिए, इस सिचुएशन में ये जो केयरफुली वर्ड है, इसका मीनिंग यहां पे ये एक एडवर्ब है, मीनिंग इसका क्या है, ध्यान से। ठीक है ना, ध्यान से। दे वॉच्ड द स्टेप्स, उन्होंने जो स्टेप्स थे उनको देखा, कैसे, ध्यान से। दे डोंट केयर अबाउट मी, यहां पे ये जो केयर है ये एक वर्ब है, ठीक है, कि वो मेरी परवाह नहीं करते। ही वॉज वेरी केयरफुल, केयरफुल किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, कि वो बड़ा केयरफुल है। तो केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी केयरलेस, केयरलेस भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो दरअसल एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ड्राइवर्स आर वार्न्ड टू टेक एक्सट्रीम केयर ऑन द आईसी रोड्स, ड्राइवर्स को वार्निंग दी गई है, वार्निंग दी जाती है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, आईसी रोड्स पे, यानी उन रोड्स पे जिन पे बर्फ जमी होती है, उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो अब क्या है, ये केयर यहां पे क्या है, नाउन है, इसका मीनिंग सिर्फ क्या है, ध्यान, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम यहां पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, भाई कितना ध्यान, एक्सट्रीम, बहुत, बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। आई हैव केयरिंग फ्रेंड्स, अब यहां पे वो कह रहा है कि मेरे हैं, मेरे पास है, मेरे पास कैसे दोस्त हैं, ये नाउन है, मेरे पास कैसे दोस्त है, केयरिंग, तो केयरिंग नाउन की विशेषता बता रहा है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, मेरे पास केयरिंग दोस्त है। एंड माई स्पाउस इज ऑल्सो वेरी केयरिंग, यानी मेरे दोस्त भी बड़े ध्यान रखने वाले हैं, और मेरा स्पाउस, स्पाउस का मतलब मंगेतर वगैरह होता है ना जैसे, तो ये होता है ऑल्सो वेरी केयरिंग, वो भी बहुत केयरिंग है। सो गाइस, अब देखो, बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आपको क्या है, एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो आपको उनका पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान में रखना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो अगर ये चीजें जो अब मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्हीं को, क्योंकि ये आनी चाहिए, और इन्हीं को सीखने के लिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिना इन चीजों के बात नहीं बनेगी, ठीक है। ये इसके मीनिंग है सारे, तो स्लाइड आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ने से पहले, हमारा सेशन शुरू करने से पहले एक चीज और चेक कर लेते हैं, और वो ये है कि वर्ब्स की आपको नॉलेज कितनी है। तो डेफिनेटली गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ब्स होती हैं, एक नॉर्मल जो वर्ब होती है उसकी एक V1 फॉर्म होती है, एक V2 फॉर्म होती है, एक V3 फॉर्म होती है। तो ये जो फॉर्म होती है हमें क्यों याद रखनी है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला के अंदर अलग अलग फॉर्म होती है, और एक अलग अलग फॉर्म से अलग अलग टेंस का सिस्टम बन जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको वर्ब्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लिस्ट ऑफ डिफरेंट वर्ब्स वो मिल जाएगी, और आपको वो चीजें याद करनी शुरू कर देनी है, ठीक है ना, वो आपको आनी चाहिए। तो अभी एक छोटा सा टेस्ट देखते हैं कि अगर क्या आपको कुछ बेसिक वर्ब्स आती हैं, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। क्या अभी जो वर्ब्स मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, क्या आपको उनका V2 V3 आता है, प्लस क्या आपको मीनिंग भी आता है उनका। चेक करते हैं कि अभी जो मैं वर्ब्स आपको दिखा रहा हूँ, आपको उनमें से कितनी वर्ब्स के V2 V3 आते हैं। ये बेसिक है, ये बेस है, ठीक है ना। वर्ब्स तो आपकी इंप्रूव होनी ही चाहिए, आपको आनी ही चाहिए। तो लेट्स सी हाउ मच डू यू नो अबाउट वर्ब्स। चलिए, ठीक है, आप इसका आंसर लिख के देख लीजिए। पहली वर्ब बीट है, तो आप इसका आंसर करिए नोट, देखते हैं आपको कितनी आती है। चलिए जी, बीट, बिटन, क्या सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिड, बिड के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन मैंने अभी जो बिड लिखा है इसका मीनिंग है इनवाइट करना, ठीक है ना, मैंने इनवाइट करने वाला लिखा है। तो V1 V2 V3 क्या आपको इसकी आती है। बिड
बेड बिडन। आई होप किसी का सही हुआ और डेफिनेटली कईयों को सही हुआ ही होगा। बिसीच, बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। हाँ जी, लिख लो अपनी कॉपी में और कर लो चेक। बिसॉट, बिसॉट। चलिए आगे। ब्लो, ये तो बड़ी कॉमन है, ब्लो। इसकी V2 V3 नोट करके देखो अपनी कॉपी में, करें चेक। ब्लू, ब्लॉन्ड। हाँ जी, चलते हैं आगे। बर्स्ट, ठीक है ना, किसी चीज का एकदम से फटना। चलिए, बर्स्ट, बर्स्ट, ठीक है ना, किसी ने ईडी लगा दिया होगा अभी, चलो सिंपल ही होता है काम। सो गाइज, वर्ब्स भी आपको इंप्रूव करनी है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला छोटा सा प्रोग्राम अपना, ताकि आपको बहुत जल्दी वो चीज समझ आ जाए। चलिए गाइज, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाउन की। क्या होता है नाउन? नाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज, यहां पे वो चाहे जीवित हो या निर्जीव, यानी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग हो, जीवित या निर्जीव, ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो, ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो। चाहे उसे देखा या छुआ जा सके या नहीं, ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो, जिसे देखा या छुआ जा सके या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ भी है जिसको आप छू सकते हो, जो आपको दिख रहा है, वो 100% नाउन है। ठीक है ना, ये पैनल नाउन है, ये पेन नाउन है, सब नाउन है। और कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी वो नाउन है। अगर मैं कहूं कि आप ईमानदारी को छू सकते हो, लेकिन वो नाउन है। क्या आप नॉलेज को छू सकते हो, लेकिन इसका नाम है। अगर अगर मैं कहूं इस लड़के में वो बहुत है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि इस लड़के में वो, मतलब इस लड़के में इस लड़के में डैश बहुत है, इस लड़के में डैश बहुत है। अब इस डैश में जो कुछ भी लग सकता है ना, जो कुछ भी आप लगाओगे, वो सब क्या है? वो सब नाउन है, वो सब नाउन है। इस जगह पे जो कुछ आप लिखोगे वो सब नाउन है। इस लड़के में ताकत बहुत है, इस लड़के में कॉन्फिडेंस बहुत है, इस लड़के में पावर बहुत है, सब कुछ। या अगर मैं कह दूं इस लड़के के पास, इस लड़के के पास, इस लड़के में या के पास डैश बहुत है, जो कुछ यहां आएगा वो सब क्या है? नाउन। वो सब नाउन। अभी हम नाउन के क्या है, एक बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं कि नाउन को कैसे आप पहचानते हो। तो ये एक तरीका है जिसमें अपने को पता लग जाता है कि हाँ ये चीजें नाउन है, तो इसमें सब कुछ आ सकता है। अगर मैं उस लड़के के पास पैसा बहुत है, इस लड़के के पास, इस लड़के में एटीट्यूड बहुत है, तो में से तो जो कुछ आएगा वो डेफिनेटली आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है। लेकिन के पास में बहुत कुछ है, इस लड़के के पास व्हीकल्स बहुत हैं, तो व्हीकल्स को तो छू सकते हो आप। तो ये सब कुछ क्या है? नाउन। तो ऐसा कुछ भी, चाहे वो जीवित है चाहे वो निर्जीव है, जिसको आप छू सकते हो या नहीं छू सकते, देख सकते हो या नहीं देख सकते, सब कुछ एक नाउन है जिसका कोई नाम है, बस उसका नाम होना चाहिए। तो ये तो था नाउन का।
सिस्टम बेसिक एक बार। अब अपने चलते हैं एडजेक्टिव पे। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, वैसे तो एक बार बता दूं कि नाउन को अपने हिंदी में जनरली क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, और एडजेक्टिव को अपने क्या बोलते हैं, विशेषण। इसको अपने बोलते हैं विशेषण। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताए, ठीक है जी, विशेषता बताए या जानकारी दे। तो जब अपने बोलते हैं ही इज इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट शब्द जो है ये इसकी क्या बता रहा है, विशेषता। और ही क्या है, ही एक प्रनाउन है। अगर मैं लिख दूं राम इज इंटेलिजेंट, तो यहां पे राम क्या है, राम एक नाउन है। ठीक है जी, तो यहां पे अपने को पता लग रहा है कि हाँ जी विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो इसके अंदर ये बॉय तो नाउन है, और क्योंकि ये गुड इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये गुड यहां पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आई हैव अ ब्यूटिफुल कॉमा टाइनी कॉमा डायमंड रिंग, आई हैव अ ब्यूटिफुल टाइनी डायमंड रिंग, मेरे पास एक खूबसूरत सी छोटी सी डायमंड रिंग है। तो रिंग इस सेंटेंस में नाउन है जिसकी विशेषता ये तीन शब्द बता रहे हैं, यानी ये ब्यूटीफुल, ये टाइनी और ये डायमंड। ये इस समय इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इस रिंग की विशेषता बता रहे हैं। तो यहां पे ये सारे के सारे ये तीनों अभी क्या है, एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आई लव चाइनीज पिज्जा, आई लव चाइनीज पिज्जा। अब ये जो चाइनीज है ये इस सिचुएशन में क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस पिज्जा की क्या बता रहा है, विशेषता। पिज्जा यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो आई होप आपको नाउन समझ आ गया होगा, आपको एडजेक्टिव भी समझ आ गया होगा। और अभी अपने बात करते हैं एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार सेंटेंस में आएंगी और हमें इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए, तो अब बात करते हैं एडवर्ब की, कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है, वो वर्ड्स, ठीक है ना, एडवर्ब्स में क्या आता है, वो वर्ड्स। चलो अपने नेक्स्ट से शुरू करते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड से। वो वर्ड्स जो जवाब होते हैं इन सवालों के, जो जवाब होते हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के।
ठीक है, वो वर्ड्स जो जवाब होते हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। फॉर एग्जांपल अगर मैं सवाल पूछूं कहां यानी व्हेन, अगर मैं व्हेन से सवाल पूछूं और उसका जो हमें जवाब मिल जाए, अगर सेंटेंस में उसका कोई जवाब है तो वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने एक सेंटेंस पूछा, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है जी, आई वेंट टू स्कूल। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर कोई पूछे भी कहाँ गए थे, तो टू स्कूल यानी स्कूल गए थे, तो ये किसका जवाब है, ये कहाँ का जवाब है। सॉरी मैंने वैन लिख दिया, वेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ का जवाब है यानी ये वेयर का जवाब है। ठीक है जी, तो ये वेयर का जवाब है। तो इस सेंटेंस में ये जो टू स्कूल है, ये जो चीज है, ये क्या है, दरअसल एक एडवर्ब है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कब और व्हेन, यानी अगर मैं कब और व्हेन से सवाल पूछता हूं और हमें जवाब मिल जाता है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में भी एडवर्ब है। अगर मैं कहूं कि आई विल गो एट 9 AM, आई विल गो एट 9 AM यानी मैं 9 बजे जाऊंगा, तो अब एट 9 AM, एट 9 AM ये इस सेंटेंस में कब का जवाब है, तो इसका मतलब ये चीज भी सेंटेंस में क्या है, एक एडवर्ब है। और इसका नाम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका नाम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही एडवर्ब आती है, एक सेंटेंस में बहुत सारी एडवर्ब्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आई गो टू स्कूल ऑन बस। ठीक है, आई गो टू स्कूल ऑन बस एट 8 AM। तो इस सिचुएशन में अभी काफी इडियम्स, अभी काफी जो है एडवर्ब्स आने वाली है। एक तो ये दिख रही है आपको एट 8 AM, ये क्या है, ये जवाब है कब का। ठीक है, तो ये भी एक एडवर्ब है। और टू स्कूल ये भी एक एडवर्ब है, कहाँ का। ठीक है, और ये भी एक एडवर्ब है। ऑन बस का मतलब, तो ये भी एक तरीके से कैसे का जवाब है, भी आप कैसे स्कूल जाते हो, तो ऑन बस। तो एक और एडवर्ब होती है अगर आप कैसे से सवाल पूछते हो। ठीक है जी, तो कैसे का मतलब हाउ। अगर आप कैसे से सवाल पूछते हो, कैसे या किस तरीके से, कैसे किस तरीके से, इसको बोलते हैं इन विच मैनर। इन विच मैनर, तो ये चीज भी एक एडवर्ब होती है जिसको अपने बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये कैसे का जवाब है। ये अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ही वॉक्स स्लोली, अगर मैं ऐसा कहता हूं ही वॉक्स स्लोली यानी वो धीरे चलता है। कैसे चलता है यानी ये कैसे का जवाब है सेंटेंस में। कैसे चलता है, स्लोली चलता है, तो डेफिनेटली स्लोली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो ऐसे ही एक आध और अपने बता देते हैं आपको। जैसे अगर मैं पूछूं कितना, कितना यानी हाउ मच, तो हाउ मच भी जो है ये भी एक क्या है, एक एडवर्ब है। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो आपको अभी ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये जवाब है बस, कितना का जवाब। ठीक है ना,
तो जैसे अगर मैं कहूँ ही इज वेरी स्मार्ट, अब स्मार्ट तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन किसी ने पूछा वो कितना स्मार्ट है तो आपने बताया बहुत स्मार्ट है। तो वेरी इस सेंटेंस में क्या है, वेरी इस सेंटेंस में एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब अभी और बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये तरीके हैं, ये मेन चीज़ें हैं, इनसे पता लग जाता है कि ये सेंटेंस में हम जिस चीज़ को एक बार देख रहे हैं वो क्या है, वो एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव है, वो नाउन है, वो क्या चीज़ है। मतलब अभी अपने और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर अभी हम ये बस ये 2-3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम थोड़ा सा और इसी बात को, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करेंगे। सो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपको बहुत कुछ समझने को मिला हो, सीखने को मिला हो, और आप डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करेंगे और वर्ब्स वगैरह की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।